हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 7 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में आपके आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ब्लड कोएगुलेशन को, जो कि आपके यूनिट 3 का टॉपिक है। मेनली इसमें हमें जो है ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज्म समझना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। अब यहाँ पे हमें ब्लड कोएगुलेशन के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लड कोएगुलेशन होती क्या है। ब्लड कोएगुलेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू जेल एंड फॉर्म अ क्लॉट। बेसिकली हमारा ब्लड कोएगुलेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें हमारा ब्लड जो है वो हमारा लिक्विड से जेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वो जो हमारा क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेता है, उसी को हम जो है ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, कोएगुलेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो हमारा कोएगुलेशन जो है वो हमारी एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन। दिस प्रोसेस प्रिवेंट्स द एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन ब्लड वेसल इज इंजर्ड। ये प्रोसेस जो होती है वो हमारी एक्सेसिव ब्लीडिंग को जो है रोकने में, बचाव करने में उसमें जो है यूज़ करी जाती है। जब हमारे ब्लड वेसल जो है वो हमारी इंजर्ड हो जाती है, मतलब वो जो है डैमेज हो जाती है, तो वहाँ से एक्सेसिव ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब उस एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस होती है। बेसिकली हमारा ब्लड कोएगुलेशन जो है वो हमारी बॉडी का एक होमोस्टेसिस मेंटेन करने की एक प्रोसेस है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड लॉस को जो हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ब्लड कोएगुलेशन की स्टेजेस। हमारा बेसिकली हमारे 3 स्टेप में हमारे जो ब्लड कोएगुलेशन होती है। फर्स्ट आता है हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंड आता है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और थर्ड आता है हमारा क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन फैक्टर्स। सबसे पहले अब हम बात करते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है? व्हेन आर्टरीज और ब्लड वेसल डैमेज, द स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स स्टार्टेड टू कॉन्स्ट्रिक्ट। बेसिकली हमारा, जैसा कि आप नाम से ही बता सकते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो हमारा वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा स्मूथ मसल जो होती है वो हमारी प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है तो वो जो हमारा कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमारा जो है कोलेजन जो है वो हमारे एक्सपोज हो जाते हैं। अब कोलेजन एक्सपोज होते हैं तो जिसकी वजह से हमारा वेस्कुलर स्पाज्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इट रिड्यूस द ब्लड लॉस फॉर सेवरल मिनट्स। ये जो होता है हमारा ब्लड लॉस को रिड्यूस कर देता है, मतलब कम कर देता है, बट नॉट फॉर परमानेंट। बट ये जो हमारा परमानेंट प्रोसेस नहीं है, मतलब ये जो हमारा रिवर्सिबल है। ये जो हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में होता क्या है कि जैसे ये डैमेज एरिया है, अब ये क्या होता है, ये जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं ये हमारे जो है ये कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ये जो हमारे इसके पास पास आ जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा ये डैमेज एरिया है वो हमारा कम हो जाएगा, मतलब इसका जो साइज़ है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से कम ब्लड जो है वो हमारा एक्सेसिव जो हमारी ब्लीडिंग है वो हमारी कम हो जाएगी, मतलब हमारी ब्लीडिंग जो है वो हमारी कम हो जाएगी, बट स्टॉप नहीं होगी। सेकंड आता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या होता है? इट ऑकर आफ्टर द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। बेसिकली हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद होता है, बट बिफोर द क्रिएशन ऑफ फिब्रिन मैश क्लॉट। बट हमारा जो फिब्रिन मैश क्लॉट है उसके बनने से पहले होता है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इट कैन आल्सो रेफर टू एज प्राइमरी हीमोस्टेसिस, और इसको हम जो है प्राइमरी हीमोस्टेसिस भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का मैकेनिज्म कि किस तरीके से हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है। इसमें हमारे 2 स्टेप आते हैं। सबसे पहले आता है प्लेटलेट एडेशन, सेकंड आता है हमारा प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। अब सबसे पहले हमारा आता है प्लेटलेट एडेशन। इसमें क्या होता है? हमारा एंडोथेलियम और हमारा कोलेजन्स, हमारा ये इन दोनों का जो हमारा एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से हमारा प्लेटलेट जो है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है और हमारे डैमेज एरिया पे जाके चिपक जाती है, स्टिक कर जाती हैं। फिर आता है हमारा प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन में क्या होता है? हमारा प्लेटलेट बिकम एक्टिवेटेड, और फिर हमारा जो है जैसे ही हमारा प्लेटलेट जो है वो हमारी डैमेज एरिया से चिपक जाती हैं, फिर जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक्टिवेट होने पे क्या करती हैं? दे एक्सटेंड मैनी प्रोजेक्शन, और ये जो है इस तरीके से अपना जो प्रोजेक्शन जो है उनको एक्सटेंड कर लेती हैं, एंड रिलीज एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन एक्टिवेटर, और फिर जो है वहाँ पे एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन एक्टिवेटर को रिलीज कर देती है। अब ये एडीपी और हमारा थ्रोम्बोक्सिन एक्टिवेटर जो होता है ये दोनों मिलके क्या करते हैं? आसपास की जितनी भी प्लेटलेट है उनको इनवाइट करते हैं और उनको भी अटैच करवाते हैं अपने डैमेज एरिया पे। तो वहाँ पे हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेटलेट है वो हमारे वहाँ पे अटैच हो जाएंगी, और जितनी प्लेटलेट अटैच होंगी वो अपना प्रोजेक्शन जो है वो एक्सटेंड करवाएंगी, और इस तरीके से यहाँ पे जो है एक जाल तरीके का, मतलब मैश के तरीके का एक जो है क्रिएट हो जाता है स्ट्रक्चर, उसी को हम कहते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन।
अब हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो चुका है, तो थर्ड स्टेप आता है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर्स का। क्लॉटिंग फैक्टर्स में हमारे दो पाथवेज आते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जैसे ही हमारी इंजरी हुई वो हमारा एक्टिवेट कर देगा क्लॉटिंग फैक्टर 7 को 7A में, और क्लॉटिंग फैक्टर 7A जो है वो हमारा टिश्यू फैक्टर के साथ अटैच होकर वो हमारा एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 10 को 10A में। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 10A जो है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, हमारा जैसे ही कोलेजन जो है एक्सपोज होते हैं वो हमारा एक्टिवेट कर देता है क्लॉटिंग फैक्टर 12 को 12A में, और क्लॉटिंग फैक्टर 12A जो है वो हमारा एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 11 को 11A में, और क्लॉटिंग फैक्टर 11A जो है वो हमारा एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 9 को 9A में, और क्लॉटिंग फैक्टर 9A जो है वो हमारा एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 10 को 10A में। अब इसमें बेसिकली हमारा हो क्या रहा है, यहाँ से भी हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 10A आ रहा है और यहाँ से भी हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 10A आ रहा है। अब ये दोनों मिलकर हमें क्या करते हैं, ये जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट कर देते हैं। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करवाता है, ये जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन जो है वो हमारा क्या करवाता है, ये थ्रोम्बिन जो है वो हमारा कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में, और ये फिब्रिन जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरीके से हमारी जो है क्लॉट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को ब्लड कोएगुलेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।